तो अगेन वापस हम देखते हैं डायबिटीज मेलाइटस में हमने बहुत सारी चीज़ें देख ली है। ओके, हमने मेनली अभी देखना था ग्लाइकोसाइलेशन का मतलब क्या है और प्रोटीन का ग्लाइकोसाइलेशन कैसे होता है। ओके, सो दिस इज ग्लाइकोसाइलेशन प्रोटीन्स। ओके, ग्लाइकोसाइलेशन प्रोटीन्स क्या है वो देखते हैं। सो ग्लाइकोसाइलेशन प्रोटीन्स मतलब इफ देर इज अ लार्ज अमाउंट ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट इन द बॉडी तो प्रोटीन में ग्लाइकोसाइलेशन हो जाता है। क्लियर? अगर लार्ज अमाउंट में ग्लूकोज बॉडी में है, जैसे कि डायबिटीज मेलाइटस, उसमें लार्ज अमाउंट में ग्लूकोज प्रेजेंट होती है तो प्रोटीन का ग्लाइकोसाइलेशन हो जाता है। कौन से प्रोटीन होते हैं? टिपिकली एक प्रोटीन तो आप सब जानते हो, हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन में ग्लाइकोसाइलेशन हो जाएगा तो इसको बोलते हैं HbA1c। ओके, बाद में ये रेसिड्यू है, एमिनो एसिड, ये सब ठीक है, बायोकेम में है, इसमें मत लंबा पढ़ो, लेकिन क्या कंसेप्ट ले लो कि इफ़ यू हैव अ हाई अमाउंट ऑफ ग्लूकोज तो प्रोटीन में ग्लाइकोसाइलेशन हो जाएगा। प्रोटीन टिपिकली कौन सा भी याद रखो आप, हीमोग्लोबिन। तो ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन को हम बोलेंगे HbA1c। ओके, क्लियर? अभी क्या कंसेप्ट बनता है, व्हाट इज द यूज ऑफ HbA1c क्लिनिकल, वो आपको मेनली याद रखना है। वो 1 मार्क में भी आ सकता है और शॉर्टकट में भी एलोबरेट करना है, और फ्यूचर में बहुत ही IMP, नीट MCQ और पेशेंट के लिए भी IMP। अगर किसी के रिलेटिव्स को, किसी के पेरेंट्स को डायबिटीज़ हो तो आप चेक करना, डेफिनेटली HbA1c रिपोर्ट तो हुआ ही होगा। ओके, यू कैन चेक दैट इन योर पेरेंट्स फाइल। ओके, तो व्हाट इज HbA1c एंड व्हाट इज द पर्पज ऑफ HbA1c? तो कंसेप्ट ये है कि HbA1c 6 to 8 वीक्स तक बॉडी में रहता है। तो ये रफली हमें इंडिकेशन देता है, सर्व्स एज एन इंडिकेटर ऑफ द ब्लड ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन ओवर अ पीरियड ऑफ 6 to 8 वीक्स। मतलब 6 to 8 वीक्स मतलब 2 से 3 महीना हो गया ऑलमोस्ट। तो 2 से 3 महीना पूरी बॉडी का ग्लूकोज लेवल कितना है उसका रफ आइडिया देता है HbA1c। ओके, नॉर्मली HbA1c वेरी लेस होता है, 3 to 5% ऑनली, लेकिन डायबिटीज वाले में ये 7%, 9%, 10%, 20% हाई हो जाता है। ओके, तो इसका एक चार्ट हर एक जगह पे अलग अलग चलता है, तो वो एक बना देते हैं, क्योंकि ये फिक्स अमाउंट नहीं होती, तो एक नंबर वो फिक्स कर देते हैं, क्योंकि जो मटेरियल जिस तरह से वो सॉल्यूशन यूज़ करते हैं तो अलग अलग नंबर होते हैं। मान लो किसी ने बोल दिया 9%, तो वो बोलेगा 9% पे ग्लूकोज होगी 450, इसके बाद बोलेगा 10% पे ग्लूकोज होगी 500, वैसे एक चार्ट बन जाता है। तो रफली ये 7% के हाई अमाउंट, 7% से हाई हो तो ये मान के चलते हैं कि पेशेंट को डायबिटीज़ है। ओके, तो HbA1c अगर 7% से हाई हो तो ये मान के चलते हैं पेशेंट को डायबिटीज़ है। लेकिन ऐसा फिक्स नंबर नहीं है कि फिर 8 नंबर है तो 200 है, 9% है तो 300, ऐसा फिक्स नहीं है। वो लैब वाले अलग अलग कंडीशन में सॉल्यूशन के हिसाब से चार्ट रखते हैं, हर एक लैब का अलग अलग प्रोटोकॉल होता है, ये फॉलो होता है। लेकिन कंसेप्ट यही बनता है कि HbA1c आपको 2 से 3 महीने का ग्लूकोज का लेवल का आइडिया देता है। और सेकंड कंसेप्ट ये बनता है कि HbA1c अगर 7% से हाई है तो पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम अ डायबिटीज, इसका आइडिया मिलता है। नाउ व्हाई यू वांट रिक्वायर्ड HbA1c? क्योंकि HbA1c हमें आइडिया देता है ग्लूकोज का। तो क्या फ़ायदा है कि ग्लूकोज आपको हर दिन मेज़र करना पड़ेगा, तो 2 से 3 महीने आप कांस्टेंट मेज़र करोगे और बाद में एक चार्ट मिलेगा, उसकी जगह आपको HbA1c सीधा 3 महीने का आइडिया दे देता है। तो ये इसका क्लिनिकल एडवांटेज है। लेकिन मेन एडवांटेज इसका क्लिनिकल की जगह कौन सा यूज़ होता है? मेन एडवांटेज क्लिनिकल वाला नहीं है, मेन एडवांटेज इसका क्या दूसरा एडवांटेज है, क्योंकि डायबिटीज़ वाले पेशेंट होते हैं वो क्या बोलते हैं, आपने उसको मान लो आपके पास पेशेंट आया, उसका ग्लूकोज बहुत ही ख़राब रह रहा है, तो आप उसको डांटोगे कि अरे यार इतना ग्लूकोज आप ख़राब है, आप इतना फूड मत लो, आप इतना मीठा मत खाओ, ओके, स्वीट फूड मत लो, आप डाइट करो, आप एक्सरसाइज करो, आपने सब कुछ उसको बोला, आपने उसको दवा भी दे दी, तो वो क्या करेगा, दवा खाएगा और सब कुछ डाइट भी करेगा, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 5 दिन के लिए, थोड़े दिन के लिए करता है, बाद में वो सब कुछ बंद कर देता है और मीठा भी खाता है, एंजॉय भी करता है, घूमता भी है, ट्रैवलिंग भी करता है, सब कुछ करता है। 3 महीने के बाद आपने उसको वापस बुलाया OPD में, तो वो 3 महीने में के बाद में क्या करेगा, अगर आपने उसको मंडे को बुलाया तो संडे को वो एक्सरसाइज भी करेगा, संडे को वो भूखा भी रहेगा, मीठा भी नहीं खाएगा, और संडे को वो दवा भी खा लेगा। तो आप मंडे में आपके पास वो आएगा और आप उस वक्त टेस्ट करवाओगे ग्लूकोज का, तो ग्लूकोज आता है नॉर्मल, तो बोलता है देखो सर मैं कितना अच्छा हूँ, आपने सब कुछ बोला तो मैं सब कुछ फॉलो कर रहा हूँ। तो आपको लगेगा ग्लूकोज नॉर्मल है, लेकिन उसकी हालत देखोगे बॉडी की तो सिम्टम्स दिखना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि ये क्रॉनिक इफेक्ट है, बॉडी की डैमेज दिखेगी, पर वो झूठ बोल रहा है और आपको समझ में नहीं आएगा। वो बोलेगा मैं दवा खाता हूँ, सब कुछ खाता हूँ और मेरा ग्लूकोज तो 120 है, देखो नॉर्मल। लेकिन क्या होता है, 3 महीने ग्लूकोज खराब होता है और बस लास्ट डे वो लेके आता है, माल इंजरिंग करता है, झूठ बोल रहा है। ऐसे पेशेंट्स के लिए आपको तुरंत क्या करवाना है, HbA1c। नॉर्मली ग्लूकोज करवाओ, वो सस्ता है, 50 रुपये में हो जाता है। HbA1c फिर 600-700 रुपये लोग ले जाते हैं,
पर अगर ऐसा पेशेंट लग रहा है मालिंजरिंग है, बार बार झूठ बोल रहा है, तो आप HbA1c करवाओ, तुरंत आपको HbA1c हाई दिखेगा। HbA1c दिखेगा 12%, 9% हाई अमाउंट में दिखेगा, और ग्लूकोज दिखेगी 120, तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा ग्लूकोज भले 120 है, ये टेम्पररी आज की है, लेकिन 3 महीने से भाई आपकी ग्लूकोज अच्छी नहीं रह रही, आपने कुछ फॉलो नहीं किया, आप वापस अच्छे से शेड्यूल फॉलो करो, अदरवाइज फिर आपको डेंजरस ये डिसऑर्डर हो सकता है। तो ये मेन इंडिकेशन है HbA1c का रियल क्लिनिकल लाइफ में, रियल पेशेंट्स में। अदरवाइज तो बाहर में ये 6 to 8 वीक्स का आइडिया देता है, पर मेनली ये मालिंजरिंग वाले पेशेंट आते ही है, डायबिटीज़ वाले पूरा महीना मीठा खाते हैं 3-3 महीने, और लास्ट डे अगर आना है प्रेजेंट तो वापस नॉर्मल रिपोर्ट लेके आ जाते हैं। तो दैट्स वाई यू टू मस्ट अंडरस्टैंड दिस HbA1c। ओके, सेम वे जैसे हीमोग्लोबिन में ग्लूकोज ऐड होता है, वैसे ही और भी बहुत सारे प्रोटीन होते हैं जहां पर भी ग्लूकोज ऐड हो जाता है। ओके, तो जैसे हीमोग्लोबिन प्रोटीन है, उसमें भी ग्लूकोज ऐड हुआ तो बोले ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ प्रोटीन। सेम वे टिश्यू में भी प्रोटीन्स हो गए, और टिश्यू प्रोटीन्स में भी ग्लाइकोसाइलेशन हो जाता है। तो ये की कंसेप्ट है। अगेन इसका थियरी प्रूवन नहीं है, व्हाट इज एग्जैक्ट थियरी नोबडी नोज, लेकिन अभी यही थियरी चल रही है। क्या मान के आपको चलना है कि क्रॉनिक हाई ब्लड ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन कॉजेज टिश्यू इंजरी ड्यू टू ग्लाइकोसाइलेशन टिश्यू प्रोटीन्स। ये प्रूवन है कि टिश्यू को इंजरी होती है, लेकिन टिश्यू को इंजरी किस वजह से हो रही है ये प्रूवन नहीं है, लेकिन अभी यही मान के चलते हैं कि ग्लाइकोसाइलेशन टिश्यू प्रोटीन्स की वजह से होती है। रफ कंसेप्ट क्या बन रहा है, रफ कंसेप्ट, ब्रॉड कंसेप्ट यहाँ पे ये बन रहा है कि अगर पेशेंट्स की बॉडी में ग्लूकोज हाई होगा तो उसको टिश्यू की इंजरी होने ही वाली है। टिश्यू की इंजरी मतलब कौन सी, उसकी ब्लड वेसल्स को इंजरी होगी। उसकी ब्लड वेसल्स का इंजरी होगी तो जो भी छोटे छोटे पार्ट्स है बॉडी में जहाँ पे स्मॉल ब्लड वेसल्स होती है वो ब्लॉक हो जाएगी और प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। जैसे टर्मिनल एंड्स में प्रॉब्लम स्टार्ट होगी, जैसे टिपिकली गैंग्रीन होता है, तो पेशेंट में देखना डायबिटीज़ वालों को गैंग्रीन होता है, उसका लेग का टो जो होता है, ओके, सबसे लास्ट वाली फिंगर्स और टो, वहाँ पे गैंग्रीन हो जाता है, उसको कटवाना भी कभी कभी पड़ता है। सेम वे पेशेंट को पेरीफेरी में पेन भी फील नहीं होता, क्योंकि इंजरी की वजह से नर्व को डैमेज हो गया है, तो न्यूरोपैथी जिसको बोलते हैं, तो नर्व चली जाती है तो सेंसेशन नहीं आते, पेन के सेंसेशन नहीं आते, तो बार बार इंजरी होती रहती है और फिर अल्सर हो जाता है, पैर में गैंग्रीन हो जाता है। सेम वे रटाइना में भी लास्ट में एक छोटी सी वेसल सप्लाई करती है, तो रटाइना में भी डैमेज होगा, और ब्लाइंडनेस भी डायबिटीज़ में होती है। सेम वे हार्ट में भी फिर छोटी छोटी वेसल सप्लाई करती है, तो हार्ट अटैक भी आता है, स्ट्रोक भी आता है। तो हार्ट अटैक, स्ट्रोक, ulcer, gangrene, blindness, these all are a complication of diabetes that is mainly due to this tissue injury, that is due to glycosylation of tissue proteins up to now, okay, but theory 100% proven नहीं है, हो सकता है कि कुछ और भी मिल जाए, okay. So the when the blood glucose is poorly controlled over a long period, okay, when the blood glucose is poorly controlled over a long periods, blood vessels in the multiple tissue through the body begins to functional abnormality and undergo structural changes. These results in an inadequate blood supply to the tissues. तो inadequate blood supply so होगा, लेकिन inadequate blood supply particularly जो भी small organs हो गए, छोटे छोटे पार्ट, वहाँ पे मेनली सिम्टम्स दिखेंगे। जैसे टिपिकली देखो ब्लाइंडनेस, रेटाइनोपैथी, गैंग्रीन ऑफ द लिम्स, इस्चेमिया, अल्सर, एंड हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक ऑल्सो मे बी अकर, एंड स्टेज किडनी डिजीज, किडनी भी खराब हो सकती है। तो दिस ऑल थिंग्स आर प्रोड्यूस ड्यू टू द टिश्यू इंजरी। इसके बाद धीरे धीरे किडनी खराब हो गई तो हाइपरटेंशन भी होगा, और फिर वेसल्स के डैमेज से भी हाइपरटेंशन होता है। ओके, सो पेरिफेरल न्यूरोपैथी विच इज एन abnormal फंक्शन पेरिफेरल नर्व एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम डिसफंक्शन, impaired कार्डियोवास्कुलर रिफ्लेक्सेस, impaired ब्लड कंट्रोल, पेरिफेरल नर्व डैमेज, अल्सर होगा, हाइपरटेंशन भी होता है, एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से भी होता है, एंड रीनल इंजरी की वजह से भी होता है। तो दिस ऑल थिंग्स आर सीन इन दिस टाइप ऑफ पेशेंट ऑफ डायबिटीज। ओके, नाउ डायबिटीज mellitus causes increased utilization of fats and metabolic acidosis। तो हमने ये ऑलरेडी देखा है, डायबिटीज mellitus में आप ग्लूकोज की जगह फैट यूज करते हो, दैट्स वाई व्हाट हैपन्स, कीटोसिस एंड एसिडोसिस अकर इन द पेशेंट्स, एंड दे अल्टीमेटली लीड्स टू डायबिटिक कोमा, एंड दैट इज वेरी डेंजरस कंडीशन, लीड्स टू डेथ। ओके, नाउ जो कीटो एसिडोसिस होता है उसके फीचर्स क्या है, रैपिड एंड डीप ब्रीदिंग, क्योंकि कीटोन बॉडीज अब कौन कौन से है हमने देखा है, एसिटो एसिटिक एसिड, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटरिक एसिड, एंड थर्ड वाला है आपका एसीटोन। तो एसीटोन है वो वॉलेटाइल होता है, वॉलेटाइल का मतलब आप ब्रीदिंग के थ्रू एसीटोन को बाहर फेंक सकते हो। तो एक तो ब्रीदिंग फास्ट इसलिए भी होता है, रैपिड एंड डीप ब्रीदिंग, बिकॉज यू वांट टू थ्रो दैट एसीटोन, तो उसके लिए भी होता है, और दूसरा एसिडोसिस में भी आपको रेस्पिरेटरी में चला होगा,
अल्कलोसिन एसिडोसिस CO2 वाला। तो क्या होता है, क्योंकि ये हर जगह पे होता है मेटाबॉलिक एसिडोसिस, क्योंकि ये पूरी बॉडी में मेटाबॉलिक एसिडोसिस, तो इसको कंपेंसेट करने के लिए रेस्पिरेशन जाएगा अल्कलोसिस में। तो रेस्पिरेशन में क्या होता है, अल्कलोसिस। रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस का क्या मतलब आप समझते हो, CO2 लेस। अगर बॉडी में CO2 लेस है तो उसको हम बोलेंगे रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस। बॉडी में CO2 लेस कैसे करना है, CO2 अच्छी चीज़ है क्या खराब चीज़ है, तो CO2 खराब चीज़ है, क्लियर एवरीवन। और खराब चीज़ को हमें बाहर फेंकना है तभी CO2 लेस होगा। अगर हमें खराब चीज़ को बाहर फेंकना है तो हमें ब्रीदिंग बहुत ही हाई अमाउंट में करना पड़ेगा। तो रैपिड एंड डीप ब्रीदिंग रिक्वायर्ड। तो रैपिड एंड डीप ब्रीदिंग से क्या होगा, CO2 का वॉशिस हो जाएगा, CO2 बाहर चला जाएगा, CO2 डिक्रीज हो गया तो रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस हो गया। वो हमें करना है, वो कंपेंसेटरी रिस्पॉन्स है फॉर अ मेटाबॉलिक एसिडोसिस। तो दैट्स वाई रैपिड एंड डीप ब्रीदिंग, और वो अल्टीमेटली क्या करेगा, डिस्पनिया, और इसको कुसुमल्स ब्रीदिंग भी बोलते हैं। तो एसिडोसिस में रैपिड एंड डीप ब्रीदिंग होता है, बाद में स्लो एंड डीप ब्रीदिंग भी अलग अलग ब्रीदिंग होता है, जिसको एसिडोटिक ब्रीदिंग होते हैं। कुसुमल ब्रीदिंग अलग होता है, एसिडोटिक ब्रीदिंग अलग होता है। ये रेसिपी में डिटेल में चलेगा, फाइनल MBBS का टॉपिक है, इसमें मत पढ़ो। अभी आप यही समझ लो कि कीटो एसिडोसिस में जो होता है वो कुसुमल्स ब्रीदिंग है, पर बाय डिफॉल्ट अभी कुसुमल ब्रीदिंग मान के चलते हैं कि सारा जो खराब ब्रीदिंग एसिडोसिस का उसको कुसुमल ब्रीदिंग ऐसा मान के चलते हैं। अदरवाइज एसिडोटिक का ब्रीदिंग का आप देखना तो शैलो ब्रीदिंग जैसा मिलेगा, एयर हंगर जैसा देखने मिलेगा आपको, एब्डोमिनल मेनली मूव होता होगा, लेकिन रैपिड एंड डीप ब्रीदिंग आपको अलग कुसुमल्स में देखने मिलेगा, लेकिन अलग ये फाइनल MBBS में चलेगा। अदरवाइज ये बहुत ही लंबा हो जाएगा डायबिटीज ट्रीटमेंट। ओके, तो अभी उसको जाने दो। अभी आप कुसुमल ब्रीदिंग समझो अलग है, एसिडोटिक अलग है, क्या अलग है फिर डिटेल में लास्ट में समझना। अदरवाइज आपको RS में एबनॉर्मल रेस्पिरेशन में कवर होगा तो उस वक्त देख लेना। ओके, नाउ एसीटोन स्मेल ऑल्सो पेशेंट इन पेशेंट्स ब्रीथ, क्योंकि आपने देखा कि एसीटोन वॉलेटाइल है तो एसीटोन ब्रीदिंग में आएगा, तो एसीटोन आपको क्या देगा, एसीटोन स्मेल इन अ पेशेंट्स ब्रीथ, फ्रूटी स्मेल आएगी। टिपिकली फ्रूटी स्मेल आपको एसीटोन की देखने मिलेगी इन पेशेंट्स ऑफ डायबिटीज मेलाइटस ब्रीथ। ओके, यूरिन बिकम्स हाईली एसिडिक। क्यों एसिडिक होता है, सेम वे, क्योंकि क्या है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ओके, आपकी बॉडी में मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो चुका है, इसकी वजह से कंपेंसेशन में क्या हुआ, रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस। सेम वे मेटाबॉलिक एसिडोसिस है तो आपका यूरिन क्या ट्राई करेगी कि मैं बॉडी के एसिड को बाहर फेंक दूं, कि बॉडी के एसिड को बाहर फेंक दिया तो शायद प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो बॉडी के एसिड को बाहर फेंकने के लिए यूरिन को एसिड होना पड़ेगा, तभी वो यूरिन एसिड को बाहर फेंक रही है, दैट्स व्हाई यूरिन बिकम्स हाईली एसिडिक। ऑल्सो डिप्लेट्स ECF फ्लूइड बाइकार्बोनेट स्टोर्स, और बाइकार्बोनेट स्टोर भी कंपेंसेट करते हैं, तो धीरे धीरे डिप्लेट्स ECF फ्लूइड बाइकार्बोनेट स्टोर, क्योंकि CO2 भी लेस हो रहा है तो बाइकार्बोनेट का प्रोडक्शन भी धीरे धीरे लेस होगा। ये आपको अगेन CO2 ट्रांसपोर्ट में चला होगा, 3 फॉर्म में CO2 ट्रांसपोर्ट होते हैं, बाइकार्बोनेट फॉर्म, देन कार्बामाइनो कंपाउंड एंड डिजोल्व फॉर्म। ओके, मोस्ट कॉमनेस्ट होता है बाइकार्बोनेट 70%। इसके बाद आएगा किडनी कंपेंसेट बाय डिक्रीजिंग बाइकार्बोनेट एक्सचेंज जनरेटिंग न्यू बाइकार्बोनेट। हाइपोवॉल्यूम में हाइपोटेंशन भी होगा, क्योंकि कीटो एसिडोसिस है, एसिड है तो हाइपर ऑस्मोलर वाली भी इफेक्ट आएगी, ग्लूकोज हाई होगा, ग्लूकोज अपनी तरफ पानी को खींचेगा एंड हाइपोवॉल्यूम में भी हो सकता है, और धीरे धीरे हाइपोटेंशन भी फ्यूचर में होगा, क्योंकि डायूरेसिस भी होता है एंड लास्ट में कॉमा एंड डेथ हो जाती है। अगेन ये डिटेल में थोड़ा बहुत फर्स्ट ईयर में लिखोगे तो भी चलेगा, इतना डिटेल में नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, पर अगेन मैं यही बोल रहा हूँ, ये सेकंड ईयर में फाइनल ईयर में तो लिखना ही लिखना है, और ये रियल लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पेशेंट बहुत सारे आएंगे डायबिटीज मेलाइटस के, तो आपको ये अच्छे से समझ लेना, बहुत ही IMP में।